Hello friends, this is part 2 of winding up of company, in which we will study the rights of official liquidator and the duties of official liquidator. देख रहे हैं ड्यूटी कितनी सारी है और राइट्स कितनी छोटी हैं. तो राइट ड्यूटी पढ़ने के बाद कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, लाइक इंस्पेक्शन कमेटी क्या होती है, और एक बार ओवरव्यू देख लीजिए आप लोग. ये सब है. इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन, स्पेशल ऑडिट क्या होता है, इंस्पेक्शन कमेटी क्या होती है, और ये मैंने कुछ प्रोसीजर फॉर वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल लिखे हैं, कुछ 13 फॉर्म में, मतलब स्टेप बाय स्टेप कि पहले क्या किया जाता है. पहले ये इधर से स्टार्ट कर लेते हैं. यहाँ तो प्रोसीजर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ ट्रिब्यूनल. तो क्या प्रोसीजर है कि जब ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप करती है, तो इसको मैंने सेक्शन वाइज भी लिखा है, सिंपल हो ताकि 272, 273, 274, 275, देन 279, 280, 281, 282, 283 सीरियल फॉर्म में है, सेक्शन वाइज भी है, और उसी फॉर्म में मैंने स्टेप बना दिए हैं. प्रोसीजर क्या क्या है. फाइलिंग अप ऑफ पेटिशन. तो पेटिशन फाइल करना, यानी कि पेटिशन करना. पेटिशनर कौन कौन होते हैं. कंपनी भी हो सकती है, मेंबर भी हो सकते हैं, क्रेडिटर भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ मेंबर, ग्रुप ऑफ क्रेडिटर, कोई भी हो सकता है. तो जो फाइल करता है पेटिशन, वो 272 सेक्शन में दिया होता है कि कौन कौन फाइल कर सकता है. फिर जब ये पिटिशन फाइल की जाती है तो ट्रिब्यूनल क्या करती है, ऑर्डर देती है कि हाँ, अगर उसको ठीक लगा तो वो ऑर्डर देती है कि हाँ वाइंडिंग अप होगा. अगर अनजस्ट लगा तो वो ऑर्डर देती है, बोलती है कि नहीं तो तुम लोग एडजस्ट कर लो, मतलब जहाँ ट्रिब्यूनल को लगेगा कि वाइंडिंग अप करने की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे वो डिसमिस कर देगी पिटिशन. वो 273 में दिया है. डायरेक्शन फॉर फाइलिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर. और फिर ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर करेगी कि डायरेक्शन देगी कि जितने भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हैं कंपनी के, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट वगैरह, वो फाइल कर दिया जाए. ये 274 में बताया गया है. फिर अपॉइंट कंपनीज लिक्विडेटर, ये 275 में दिया गया है. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर फाइल करने के बाद लिक्विडेटर कंपनी का अपॉइंट किया जाएगा. स्टे ऑफ सूट्स ऑन वाइंडिंग अप ऑर्डर. वाइंडिंग अप की ऑर्डर पे की सूट्स पे स्टे करना है, मतलब उससे आगे नहीं जाना है. वाइंडिंग अप करने का ऑर्डर मिल गया है तो वाइंडिंग अप ही होगा. उसके कंपनी मतलब और कुछ कर नहीं सकती, मतलब बिजनेस नहीं रन कर सकती, कुछ नहीं होगा. वो सूट को स्टे रहना पड़ेगा. ये 279 में दिया गया है. ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल. ट्रिब्यूनल की ज्यूरिसडिक्शन की जो है ज्यूरी है, ज्यूरी मेंबर है, सॉरी ज्यूरिसडिक्शन एक तरह से मतलब इंस्पेक्शन टाइप ही होगा कि ट्रिब्यूनल देखेगी 280 में कि मतलब मैंने ऑर्डर दिया और फिर ये सब करने बोला, डायरेक्टर भी अपॉइंट करके दे दिया, कंपनी कर रही है कि नहीं काम ठीक से. सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय कंपनी. उसके बाद जब ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल आया कि हाँ चलो ठीक है, अब आप लोग रिपोर्ट तैयार करके मुझे सेंड करो, तो 7th स्टेप ये है कि सबमिट किया जाएगा. कंपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी ट्रिब्यूनल को, सॉरी कंपनी लिक्विडेटर के द्वारा ट्रिब्यूनल को सबमिट किया जाएगा रिपोर्ट. ये 281 में दिया गया है. फिर 282 में ये दिया गया कि डायरेक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल ऑन रिपोर्ट. ट्रिब्यूनल की डायरेक्शन क्या है रिपोर्ट पे, मतलब रिपोर्ट देख के ट्रिब्यूनल क्या कहता है, ये 282 में दिया गया है. फिर कस्टडी ऑफ कंपनी प्रॉपर्टी. जब फिर ट्रिब्यूनल क्या बोलेगा कि कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको कस्टडी में ले लिया जाए. 283 में तभी तो एसेट सब कस्टडी में प्रॉपर्टी आ जाएंगी, तभी तो क्रेडिटर की लायबिलिटी पे ऑफ होगी. सेटलमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज एंड एप्लीकेशन पास. सेटलमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी एंड एप्लीकेंट, मतलब कि जिन लोगों ने ये केस फाइलिंग किया था उन लोगों की सेटलमेंट के लिए एक लिस्ट बनाई जाएगी किसको किसको पैसा देना है. फिर 11th स्टेप ये है कि एडवाइजरी कमेटी, यानी कि 287 में बताया गया है कि एक एडवाइजरी कमेटी जो एडवाइस देगी, कमेटी ऐसी बुलाई जाएगी कि वो एडवाइस कर सके कि किसको किसको किस हिसाब से पैसे देने हैं. सबमिशन ऑफ पीरियोडिकल रिपोर्ट टू ट्रिब्यूनल. हर पीरियड की रिपोर्ट जो है ट्रिब्यूनल को सबमिट की जाएगी. उसके बाद लास्ट स्टेप है कि पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ कंपनी लिक्विडेटर, जो कि हमारा हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में, वो है सेक्शन 290 में बताया गया है. वैसे देखा जाए तो 270 से 290 के बीच में वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी पूरा कवर हो जाता है. तो बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है, क्योंकि इसमें क्या है, बस कंपनी बंद हो जाएगी और उसके कुछ प्रोसेस हैं. तो ये प्रोसीजर तो हमने पढ़ लिए. अब हम मूव करते हैं राइट्स एंड ड्यूटी पे. तो सबसे पहले राइट्स देखते हैं कि कंपनी ऑफिशियल लिक्विडेटर की राइट्स क्या क्या हैं. When compulsory winding up of company is done by National Company Law Tribunal, then central government can appoint state liquidator, joint liquidator, sub liquidator और assistant liquidator for the object of winding up of company. जब भी कंपलसरी वाइंडिंग अप होती है तो उस केस में ट्रिब्यूनल किस टाइप के डायरेक्टर लिक्विडेटर अपॉइंट कर सकती है. एक होता है स्टेट लिक्विडेटर,
स्टेट वाइज, एक होता है जॉइंट लिक्विडेटर, उसके साथ 2 पर्सन हो, मतलब एक होता है सब लिक्विडेटर, मतलब लिक्विडेटर के अंदर जो लिक्विडेटर काम करेगा उसको सब बोलेंगे, और या तो असिस्टेंट लिक्विडेटर भी कहा जाता है। फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ फाइंडिंग अप, गवर्नमेंट लिक्विडेटर गिव रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट लिक्विडेटर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट लिक्विडेटर अपॉइंट करके भेजती है, तो वो रिपोर्ट देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, ताकि कंट्रोल कर सके सारे एसेट्स पे, एंड थिंग्स एंड क्लेम एंड इन्वेस्टिगेट देम, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट सारे एसेट्स को देख सके, उसकी क्लेम और इन्वेस्टिगेशन कर सके। सेंट्रल गवर्नमेंट गिव एन ऑर्डर टू लिक्विडेटर टू इन्वेस्टिगेट ऑल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी। From the appointment of the government liquidator, he can call creditor for certification of their loan amount and can settle claim within 30 days. 30 दिन के अंदर ही लोन अमाउंट सेटल हो जाएगी। जैसे ही गवर्नमेंट की लिक्विडेटर के अपॉइंटमेंट हुई तो वो सारे क्रेडिटर को बुलाएगा, क्योंकि जिसके जिसके पैसे बाकी हैं उनकी सर्टिफिकेशन होने के बाद वो लोन अमाउंट को सेटल कर देगा। 30 दिन के अंदर ही मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम फिनिश कर देगी। तो अब चलिए देखते हैं राइट्स को। टू डू प्रोसीडिंग रिलेटेड टू सिविल एंड क्रिमिनल केसेस ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एंड डिफेंड एनी सूट ऑफ फॉर कंपनी, मतलब कि कोई भी प्रोसीडिंग हो, सिविल हो चाहे क्रिमिनल केस हो, किसी भी टाइप का केस हो, तो कंपनी के बिहाफ पे जो कंपनी के को सूट हुआ है उसको डिफेंड करेगी। टू सेल मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी की सारी एसेट्स बेच दी जाती हैं, हमने मीनिंग में पढ़ा था। तो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, दोनों टाइप के एसेट्स को सेल कर दिया जाएगा। और कौन करेगा, ये राइट है लिक्विडेटर का। टू गेट मनी ऑन कंपनीज गारंटी और सिक्योरिटी, कंपनी की जो भी गारंटी या सिक्योरिटीज़ हैं उस पर भी मनी इसको मिल जाएगा। टू वाइंडिंग अप द कंपनी एंड डिस्पोजल ऑफ एसेट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के एसेट्स को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा और कंपनी को वाइंड अप किया जाएगा। टू सी एंड चेक द रिकॉर्ड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का रिकॉर्ड चेक करेंगे। टू राइट एनी फॉर्म, डीड, कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेशन, पिटिशन, एफिडेविट एटसेट्रा, साइन ऑन देम एंड सर्टिफाई देम, प्रोवाइडेड दैट दिस शुड बी रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, कंपनी के वाइंडिंग अप से रिलेटेड राइट कर सकता है, फॉर्म लिख सकता है, डीड बना सकता है, कॉन्ट्रैक्ट की एप्लीकेशन कर सकता है, पिटिशन भी कर सकता है, एफिडेविट भी बना सकता है और उस पर साइन भी कर सकता है, उसको सर्टिफाई भी कर सकता है। ये सारी राइट्स मिलती हैं ऑफिशियल लिक्विडेटर को। ऑफिशियल लिक्विडेटर कौन बनना चाहेगा, क्या करना रहता है, यही सब तो है। ये सब राइट प्रिविलेजेस आपको मिलेंगी और उसके बदले में आपको यही काम करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए, अगर जिसको ऑफिशियल लिक्विडेटर बनना है तो देख लीजिए, आपको इतने सारे काम करने पड़ेंगे और बदले में आपको ये राइट्स मिलेंगे। तो जिसको बनना है वो चूज़ कर ले राइट एंड ड्यूटी देख के। द ड्यूटीज़ ऑफ लिक्विडेटर आर एन्यूमरेटेड एज फॉलोज। प्रोसीडिंग इन वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग करता है, ये उसकी ड्यूटी है। द लिक्विडेटर शाल कंडक्ट द प्रोसीडिंग ऑफ वाइंडिंग अप द कंपनी एंड परफॉर्म्स हिज ड्यूटी एज द कोर्ट में इम्पोज, जैसे ही कोर्ट इम्पोज करेगी उसी हिसाब से वो वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग शुरू कर देगा। सेकेंड है सबमिट द प्रीलिमिनरी रिपोर्ट, कंपनी की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ती है। आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी, द लिक्विडेटर मस्ट सबमिट अ प्रीलिमिनरी रिपोर्ट टू द कोर्ट नॉट लेटर देन द 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप। 6 महीने से ज़्यादा नहीं टाइम लेना चाहिए, 6 महीने के अंदर प्रीलिमिनरी रिपोर्ट वो होता है जो कि कंपनी की मतलब पहले से रिपोर्ट एक तैयार करके दे दे, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर देख के। कस्टडी ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी, कंपनी की प्रॉपर्टी को कस्टडी में लेने की ड्यूटी भी है। व्हेन अ वाइंडिंग अप ऑर्डर हैज़ बीन मेड और वेयर अ प्रोविजनल लिक्विडेटर has been appointed, the liquidator or the provisional liquidator as the case may be shall take into his custody all the property, effects and actionable claim to which the company is entitled. Control of powers, the liquidator shall in the administration of the assets of the company and the distribution thereof among creditor have agreed to any direction which may be given by the committee of inspection. Meeting of creditor and contributories, मीटिंग भी बुला सकता है क्रेडिटर और कॉन्ट्रीब्यूटरीज की। कॉन्ट्रीब्यूटरी एक तरह से शेयर होल्डर ही होते हैं जो कंपनी के एसेट्स में कॉन्ट्रीब्यूट की हो, तो वो ही साल समॉन सच मीटिंग एट सच टाइम एज द क्रेडिटर और कॉन्ट्रीब्यूटरी में बाय डायरेक्ट रिजोल्यूशन और वेन एवर रिक्वेस्टेड इन राइटिंग, उनको राइटिंग में रिक्वेस्ट करके बुला सकता है। टू डू सो बाय नॉट लेस देन 1/10 इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर और कॉन्ट्रीब्यूटरी एज द केस में भी, 1/10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डायरेक्शन फ्रॉम द कोर्ट, the liquidator may apply to the court for direction in relation to any particular matter arising in the winding up. Proper book, the liquidator shall keep proper book for making entries or recording minutes of the proceeding at meeting and such other matter as may be prescribed. वो proper book या minute भी बना सकता है, क्योंकि जब उसको मीटिंग बुलाने की जरूरत पड़ेगी क्रेडिटर और कॉन्ट्रीब्यूटर की कि उनके लिस्ट को अच्छे से इंस्पेक्ट कर ले, यहाँ किसको पैसे देने की ज़रूरत है किसको नहीं। और फिर प्रॉपर बुक के बाद प्रेजेंटिंग बुक्स एंड बिल्स ऑफ फॉर ऑडिटिंग, ऑडिटिंग के लिए बिल
और बुक को प्रेजेंट भी करता है ऑफिशियल लिक्विडेटर. द लिक्विडेटर सॉल एट सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब बट एटलीस्ट twice each year during his tenure of office present to the court an account of his receipt and payment as liquidators. The account must be in the prescribed form and shall be made in duplicate and duly verified. डुप्लीकेट फॉर्म में इसको भी और प्रिस्क्राइब फॉर्म में बनाया जाएगा. 9th ड्यूटी ये है कि अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटी ऑफ इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन की कमेटी भी यही अपॉइंट करता है. द लिक्विडेटर सॉल विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ ड्यूरेशन बाय द कोर्ट कन्वेन एन अ मीटिंग ऑफ द कंपनी क्रेडिटर टू सेलेक्ट द मेंबर ऑफ द इंस्पेक्शन कमेटी. चलिए देखते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मीन्स देखिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, हम सुनते हैं ना बिल्डिंग में ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है. इंटरनल मतलब अंदर साइड, तो ये रिकंस्ट्रक्शन है, मतलब फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना. तो रिकंस्ट्रक्शन कब बोला जाएगा? जब कोई कंपनी को बनाने के लिए जो पूरा एग्जिस्टिंग कंपनी है उसको वाइंडिंग अप करके दूसरी कंपनी बनाई जा रही है, तो उसको शायद एक्सटर्नल कहा जाता है. आई थिंक सो. एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन इज वन इन विच द कंपनी अंडरगोइंग रिकंस्ट्रक्शन इज लिक्विडेटेड टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी. किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस की कंपनी को लेने के लिए एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब यही होता है कि जो अंडर गोइंग है रिकंस्ट्रक्शन उसको लिक्विडेट किया जाए. हाँ, एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी आर ट्रांसफर टू द न्यू कंपनी एंड नो अप्रूवल ऑफ द कोर्ट इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. तो एक्सटर्नल इंटरनल में एक डिफरेंस ये होता है कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में कोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती अप्रूवल के लिए, लेकिन इसमें कोर्ट की अप्रूवल जो है मैंडेटरी होती है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मीन्स द मेथड ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग वेयर इन एग्जिस्टिंग कंपनी इज़ नॉट लिक्विडेटेड. इसमें लिक्विडेट किया जाता है एग्जिस्टिंग कंपनी को, इसमें नॉट लिक्विडेट किया जाता है. 2 डिफरेंस हो गया. टू फॉर्म अ कंपनी कैपिटल इज रेड्यूस्ड एंड द एक्सटर्नल लायबिलिटी होल्डर वेव देयर क्लेम. इसमें कैपिटल को रेड्यूस किया जाता है और जो भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है उसको वेव किया जाता है. वेव मतलब एक तरह से वो होता है ना, जैसे बिजनेस लॉ में हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे. वेव बहुत यूज़ होता है, जैसे कि एक तरह से मना करना होता है. आई थिंक उसके 2 मीनिंग होते हैं, बट यहाँ पे पर्टिकुलर ये कहने का मतलब है कि कैपिटल इज़ रेड्यूस्ड एंड द एक्सटर्नल लायबिलिटी होल्डर वेव देयर क्लेम, द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट इज़ मैंडेटरी. राइट, तो ये हो गया 2 पॉइंट. अब देखते हैं स्पेशल ऑडिट क्या होता है. स्पेशल ऑडिट वैसे ऑडिट हम जो 3rd ईयर में होंगे बीकॉम के वो जब ऑडिट पढ़ेंगे, और सीए वाले तो ऑडिट करेंगे ही फाइनल में. तो ऑडिट एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है जो कि कॉमर्स सेक्शन में बहुत आईएमपी होता है. ऑडिटिंग ऑडिटर बनने के लिए भी कुछ मतलब जिसको ऑडिटर बनना है उसके लिए ऑडिट पढ़ना बहुत ज़रूरी है. इंटरेस्टिंग होता है ऑडिट करना भी, चेकिंग करना होता है एक तरह से. तो स्पेशल ऑडिट इज़ द ऑडिट ऑफ द स्पेशल इंस्टीट्यूशन. स्पेशल ऑडिट स्पेशल इंस्टीट्यूशन का होता है, जैसे कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सिनेमा हॉल, क्लब, हॉस्पिटल्स, होटल्स, पब्लिशिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी. तो ये सारी कंपनी या इंस्टीट्यूशन है या हॉस्पिटल, मतलब किसी भी टाइप की हो सकती है, चैरिटेबल, एजुकेशनल, इंश्योरेंस कंपनी. तो ये सब की जो स्पेशल इंस्टीट्यूशन है इनकी ऑडिट करने को ही स्पेशल ऑडिट कहा जाता है. तो है ना. एंड इंस्पेक्शन कमेटी, इंस्पेक्शन मतलब इंस्पेक्ट करना बोलते हैं ना. ये ऑफिस ये जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं, उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं. पहले इंस्पेक्टर की स्टेज आती है, उसके बाद ऑफिसर की. तो इंस्पेक्टर मतलब इंस्पेक्टर चेकिंग करता है एक तरह से. ट्रस्ट इंडक्टर एनी अदर लीगल ऑब्लिगेशन अदर देन और इन एडिशन टू द एब्लिगेशन एनेक्स टू द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी. Trust can be a public trust or a private trust. A trust can be created by every person who is competent to contract. That is charitable trust हो गया, educational trust हो गया, etc. A special audit is conducted for the trust. तो इनकी स्पेशल ऑडिटिंग की जाती है, उसी को करने के लिए इंस्पेक्शन कमेटी कंडक्ट की जाती है. अंडरस्टैंड. तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक, कंपनी लॉ का भी और इस वीडियो का भी. तो अब हम like, share and subscribe my integrated focus channel. Hope you like this video. Give a thumbs up and share it with your friend. God bless you guys. Keep learning, keep sharing.